दोस्तों, ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो चुका है। यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। आइए समझते हैं इसकी क्या वजह रही है हाल फिलहाल में और आगे इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। यूएसए क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, किस वजह से हमला किया है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कुछ महीनों पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। इसके बाद ईरान ने भी उसका जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद दोनों में काफ़ी दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट चला था, बाद में सीज फायर हो गया था। लेकिन दोस्तों, इस बार मुझे लगता है कि ये अल्टीमेट गेम है। अब यूएसए और इजराइल चाहते हैं कि अब जो भी हो, आर पार की लड़ाई हो। जो हम चाहते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम पूरा करें और इजराइल में हमें जो करना है उसको हम हासिल करें। आइए दोस्तों, रफली समझ लेते हैं कि इस युद्ध की क्या वजह रही है। सबसे पहले दोस्तों बात करें इजराइल और यूएसए और ईरान के बीच जो ट्रेंगुलर नहीं कह सकते, दोनों तरफ से ही वार हो रहा है, पर इजराइल और यूएसए साथ में लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ। आइए दोस्तों समझते हैं। दरअसल ईरान चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री बने। पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ 9 न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, ईरान लंबे समय से चाहता है कि वो भी न्यूक्लियर कंट्री बने, यानी उसके पास भी परमाणु हथियार हों और उससे उसके जो दुश्मन है वो डरे। ऐसा चाहता है ईरान, और आज से नहीं चाहता, ऐसा कई वर्षों से वो चाहता है। और इसके लिए वो अपने देश में न्यूक्लियर का प्रोग्राम भी चला रहा है, जिसके लिए उसे यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। यूरेनियम को उसमें प्यूरीफाई किया जाता है, यूरेनियम को रिच यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है। उसको ईरान लगातार करता रहा है, जिस पर चिंता जाहिर करते रहे हैं इजराइल और अमेरिका दोनों। इजराइल का कहना है कि ये अगर न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो इसका पहला दुश्मन मैं हूँ, ये मुझे ख़त्म कर देगा, क्योंकि मेरा एक छोटा सा देश है, मेरे पास बहुत लैंड बहुत कम है, तो ये मुझे अटैक करके ख़त्म कर सकता है आने वाले समय में। तो इसे हम न्यूक्लियर कंट्री बनने ही नहीं देंगे। और इसका समर्थन करता है अमेरिका। अमेरिका लगातार समर्थन करता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, ये पूरे दुनिया के लिए खतरा साबित होगी अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती है तो। दोस्तों, काफ़ी समय से इस तरह की माहौल बना हुआ है। ईरान लगातार चाहता है कि हमें न्यूक्लियर पावर बने, और यूएसए और इजराइल चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर कभी ना बन पाए। आपको मालूम होगा दोस्तों, यूएसए ने काफ़ी समय पहले यूएसए ने जब इजराइल और ईरान का वॉर चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय यूएसए ने परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, वहाँ पर अटैक किए थे अपने जो उनके फाइटर जेट्स हैं, जो उनके स्पेशल फाइटर जेट्स हैं, उसके थ्रू उन्होंने B-2 बम्बर बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू इन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था यूएसए की तरफ से। उस समय बताया गया था कि जो वहाँ पर ईरान के जो ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया है। जो वहाँ पर रिच यूरेनियम रखा था वो काफ़ी सारी मात्रा में डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन बाद में खबरें ऐसी आई थी कि जो यूरेनियम था जिससे परमाणु बम बनाया जाएगा, उसको पहले ही निकाल लिया था ईरान ने, क्योंकि ईरान को खबर मिल चुकी थी कि ईरान पर हमला होने वाला है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होने वाला है इजराइल या फिर यूएसए के द्वारा। उसने पहले ही निकाल लिया था उसको। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा कि 1-2 महीने पहले अचानक से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों आज़ादी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। आज़ादी, कौन सी आज़ादी दोस्तों? वहाँ पर आपको मालूम होगा कि इस्लामिक रिजीम है, मतलब वहाँ पर इस्लाम का शासन है, इस्लाम के हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन चलाए जाते हैं। और वहाँ पर सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खामेनेई, जो वहाँ पर इस तरह से कह लीजिए कि राज कर रहे हैं। पजेस्किन करके वहाँ पर राष्ट्रपति हैं। और सुप्रीम लीडर की कहें तो सबसे अगर ताकतवर अगर कोई इंसान ईरान के अंदर है तो वो है अयातुल्लाह खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के। वो इस्लामिक रूल चाहते हैं और ऑलरेडी इस्लामिक रूल वहाँ पर चल रहा है। उसी के खिलाफ जो नए युवा हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। इस प्रदर्शन को समर्थन दिया था अमेरिका ने इनडायरेक्टली कहा था कि आप लोग इसका समर्थन, आप लोग इसको जारी रखिए, आपका समर्थन हम करेंगे और हम आपकी मदद भी करेंगे। बहुत सारे दोस्तों, सैकड़ों लोग वहाँ पर इस प्रोटेस्ट में मारे गए थे। ईरान की जो फोर्स है उन्होंने उनको मारा था उस प्रोटेस्ट के दौरान। कई सारी महिलाएं मारी गई थी, उसमें कई सारे पुरुष भी मारे गए थे। युवा जो लड़के थे, छात्र थे, वो सब इस पूरे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें उन्होंने जान गंवाई थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता कि सबको लग रहा था कि इसी प्रोटेस्ट के दौरान अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन तब दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तैयारियां चल रही थी किसकी? यूएसए की। यूएसए पहले माहौल क्रिएट करता है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, उसके बाद तुरंत वो नहीं करता है, पहले उस माहौल को बनाता है। अब यूएसए का यहाँ पर क्या मकसद था? मकसद दोस्तों 2 हैं। मकसद असल में एक ही है, लेकिन 2 तरह से आप समझ सकते हैं। उनका इजराइल और यूएसए का मतलब ये है कि इसको न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहिए। ये उनका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है ये है। उसको रोकने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें खामनेई को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और
ईरान के अंदर इस्लामिक जो रिजीम है उसको बदलना होगा, ईरान में डेमोक्रेटिक शासन ले आना होगा। दोस्तों, इस्लामिक रिजीम के आने से पहले ईरान ऐसा नहीं था जैसा आज है। वहाँ पर रूल रेगुलेशन इतने नहीं थे और एक तरह से देखा जाए तो एक फ्री कंट्री थी जहाँ पर सभी लोगों को बोलने की आज़ादी थी, क्या पहनना है उसकी आज़ादी थी। इस तरह से चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। लेकिन जब से इस्लामिक रिजीम वहाँ पर आई है, यानी इस्लाम का शासन आया है, आयतुल्लाह खामनेई जहाँ पर शासन को आगे बढ़ा रहे हैं, तब से दोस्तों वहाँ पर जो इस्लाम की कट्टरता की बातें की जाती है वहाँ पर वो बढ़ चढ़ कर दिखाई देती है। अगर महिलाओं ने सही से हिजाब नहीं पहना है तब भी वहाँ पर मार दिया जाता है। घटना बहुत पहले सामने आई थी जिसमें एक महिला ने सही से हिजाब नहीं पहना था, उसको मार दिया गया था। वहाँ पर एक इस्लामिक फोर्स भी है जो काम करती है इसी चीज़ के लिए कि कौन इस्लाम के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो इस तरह से अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर इस्लामिक राज खत्म हो, वहाँ पर एक ऐसे शासन हो जहाँ पर वहाँ पर सभी लोगों को आज़ादी मिले। ऐसा अमेरिका कहता है, ऐसा माहौल बनाता है अमेरिका और इजराइल, और उनका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। अगर खामनेई नहीं रहेंगे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उनका आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्हीं की जिद है या उन्हीं की सोच है ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनाना। अब दोस्तों बात करते हैं कि ईरान है जो और यूएसए के बीच काफ़ी समय से युद्ध जैसे माहौल बन रहा था। उसके लिए दोस्तों शांति वार्ता हो रही थी ईरान और यूएसए के बीच में। दोस्तों इसके साथ ट्रंप ईरान को धमकाते भी जा रहे थे कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, ये शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो हम इन पर हमला जरूर करेंगे। अब दोस्तों वही होने जा रहा है। ट्रंप की बात नहीं मानी या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोका गया, इस वजह से अब ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिए हैं जबरदस्त तरीके से। दोस्तों यूएसए की नेवी ऑलरेडी पर्शियन गल्फ में खड़ी है पहले से। दोस्तों इसमें एक मामला ये फंस रहा था कि जो यूएसए के बेस हैं मिडिल ईस्ट में, कई सारे देशों में, सऊदी अरब में उनका बेस है, कतर में उनका बेस है, यूएई वगैरह बहरीन के आसपास उनके बेस हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने साफ मना कर दिया था यूएसए को कि आप हमारे बेस का इस्तेमाल मत करिएगा ईरान पर हमला करने में, क्योंकि दोस्तों ईरान ने साफ साफ धमकी दी थी इन देशों को कि जिस देश की टेरिटरी से हम पर हमला किया जाएगा हम उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे, चाहे हमला किसी और देश ने ही क्यों न किया हो। तो इस वजह से आपको मालूम होगा दोस्तों कि अमेरिका के बहुत से पूरी दुनिया में कई सारे बेसेस हैं, आर्मी के बेसेस हैं, वहाँ पर उनकी सेना रहती है वहाँ पर। तो जिस हिसाब से जहाँ पर माहौल बनता है उसके हिसाब से वो वहाँ पर नज़दीकी जो उनका बेस होता है वहाँ से सेना को भेजते हैं। तो पिछली बार जो अटैक किया गया था यूएसए के द्वारा ईरान पर, वहाँ पर यूएसए ने कतर के बेस का इस्तेमाल किया था और कतर पर जवाबी कार्रवाई की थी ईरान ने। दोस्तों कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया और सारे जो आसपास के जो वहाँ पर देश है, इस बार उनको में डर का माहौल था, क्योंकि ईरान ने उनको साफ साफ धमकाया था कि अगर आप लोगों की ज़मीन इस्तेमाल होती है हम पर हमले में तो हम अमेरिका तक तो हमारे अपनी मिसाइल नहीं पहुँचा सकते, लेकिन आपके शहरों पर हम हमले करेंगे और अमेरिका के बेस को तो तबाह हम करेंगे ही जो आपके देश में स्थित हैं, लेकिन हम आपके शहरों पर भी हमले करेंगे। कतर की राजधानी दोहा, सऊदी अरब की रियाद, इस तरह की जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उन्होंने कहा था कि हम इनको टारगेट करेंगे और आपके देश में हम तबाही मचाएंगे, इसलिए आप इनको रोक दीजिए कि आपकी ज़मीन का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद अमेरिका थोड़े बैकफुट पर आया। अमेरिका ने प्लान बी एग्जीक्यूट करने की सोची और प्लान उनका बी ये था कि नेवी को हम पहुँचाएंगे पर्शियन गल्फ में, यानी ईरान की जो पास में जो फारस की खाड़ी है वहाँ पर अपनी नेवी को हम तैनात करेंगे। उनका जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों अब्राहम लिंकन के नाम से है, वो वहाँ पर काफ़ी दिनों पहले पहुँच चुका है पर्शियन गल्फ के पास। अब दोस्तों उससे ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें असल खेल क्या है? असल खेल दोस्तों तेल का है। ईरान के पास तेल है, जैसे इराक के पास कभी हुआ करता था। सद्दाम हुसैन का केस आपको शायद याद होगा, जहाँ पर क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, अमेरिका ने क्या किया था सद्दाम हुसैन के साथ और इराक के साथ। वही दोस्तों वेनेजुएला में अभी हाल फिलहाल में हुआ था, जहाँ पर जो मादुरो करके वहाँ के राष्ट्रपति थे उनको उठवा लिया था अमेरिका ने, और अब क्योंकि उन्होंने तेल को वहाँ की जो ऑयल है उसको अमेरिका के हिसाब से आगे नहीं बढ़ाया था, बेचा नहीं था, या कह लीजिए। तो यहाँ पर दो गेम दोस्तों हैं, एक तो तेल का गेम है क्योंकि ईरान कभी भी नहीं चाहता तेल के लिए व्यापार अमेरिका के हिसाब से हो, और दोस्तों दूसरा यहाँ पर रीज़न है न्यूक्लियर पावर बनना। रिजिम चेंज तो करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है, नहीं तो रिजिम चेंज होने क्या मतलब। ऐसे रूल तो सऊदी अरब में भी हैं, यूएई में भी हैं, जिस तरह के रूल वहाँ पर भी हैं। कई सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। क्या पाकिस्तान में इस तरह के रूल नहीं है? पाकिस्तान सो कॉल्ड डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है, लेकिन इतने खतरनाक रूल वहाँ पर हैं जो एक कट्टर इस्लामिक रूल वहाँ पर लागू हैं। तो ये रिजिम चेंज इसलिए उन्हें करना पड़ेगा कि उनको अगर प्रोग्राम रोकना है, क्योंकि जो उनकी कठपुतली सरकार आएगी यूएसए की, ये इजराइल की यूएसए की जो कठपुतली सरकार वहाँ पर बनेगी वो उनके हिसाब से काम करेगी और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देगी। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिद वो क्यों करता है और क्या उसको ये जिद छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों इसके दो पहलू हैं। ईरान चाहता
दोस्तों ईरान जानता है कि अगर मुझे खतरा है तो यूएसए से, और मेनली अगर उसे खतरा है तो इसराइल से है, क्योंकि इसराइल मिडल ईस्ट में एक ऐसी कंट्री है जो ज़बरदस्त तरीके से पावरफुल तो है ही और न्यूक्लियर कंट्री भी है वो। और दोस्तों इसराइल के लोग लड़ाई लड़ना भी जानते हैं अच्छे से, इसलिए ईरान को खतरा है, क्योंकि दोस्तों ईरान है जो इसराइल का कट्टर दुश्मन है। इसराइल को पता है कि जो प्रॉक्सी वॉर ईरान करता है, कई जो अलग अलग संगठन हैं जैसे हमास हो गया, जो फ़लस्तीनियन संगठन है जो हमास गाज़ा वाला संगठन आपको मालूम होगा, वो ईरान के इशारे पर ही काम करता है, या कह लीजिए कि ईरान उसको फंड करता है, ईरान उसको सपोर्ट करता है। और लेबनान में हिजबुल्लाह करके एक संगठन है, वो भी ईरान के खिलाफ है। यमन में हूती हैं, हूती विद्रोही, वो भी यूएसए और इसराइल के खिलाफ हैं। तो इस तरह के प्रॉक्सी तैयार किए हुए हैं ईरान ने इसराइल को टारगेट करने के लिए या फिर इसराइल को डैमेज करने के लिए और यूएसए को भी नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसराइल और ईरान के बीच ज़बरदस्त तरीके से बहुत पहले से ही लड़ाई है, क्योंकि ईरान चाहता है कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए इसराइल के द्वारा। एक तरह से वो मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाने की बात करता है ईरान। और यहाँ पर इसराइल को खतरा यही है कि अगर ये न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है तो क्या हो सकता है कि हमारी ज़मीन ही छीन ली जाए इन लोगों के द्वारा और फ़लस्तीन देश को पूरी तरीके से बसा दिया जाए। हालांकि अगर फ़लस्तीन के मुद्दे की बात करें तो भारत इसका समर्थन करता है 2 स्टेट का, यानी कि दोनों देश अपने बराबरी के स्थान से दोनों देश एग्जिस्ट करें वहाँ पर जो ज़मीन है। भारत का ये स्टैंड रहता है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी की विजिट हुई थी इसराइल में, तो उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर अटैक कर दिया जाता है ईरान पर। इसके भी बहुत बड़े मायने हैं, इसके भी कई सारे मतलब निकाले जाएंगे। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत किस तरफ स्टैंड लेगा, ये आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें रजीम चेंज की, तो आपको मालूम होगा कि एक इसराइल ने ऑपरेशन चलाया था राइजिंग लायन करके। इसराइल ने जो ऑपरेशन चलाया था राइजिंग लायन, ईरान में अटैक किया था और उस ऑपरेशन का नाम दिया था राइजिंग लायन। तो दोस्तों ये आपको बता दूं कि जो इस्लामिक रजीम यानी ईरान में अभी है इस समय, उससे पहले जो वहाँ पर एक शासन था वो इस तरह का एक सिंबल था राइजिंग लायन का। तो उसी की वो याद दिला रहे थे और उसको दोहरा रहे थे कि पुराने शासन को फिर से वापस लेकर आओ। और ईरान के लोगों से वो कह रहे थे वापस लाओ, प्रोटेस्ट करो और हम भी सहयोग करेंगे। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करिए, इनको खामनेई जो है, आयतुल्लाह खामनेई है, उनको हटाइए वहाँ पर सुप्रीम लीडर से, उनकी रजीम को बदल डालिए और अपने ईरान को अपने हिसाब से फिर रखिए जो यूथ लोग हैं वहाँ पर। दोस्तों इसी तरह से ईरान को लेकर अमेरिका ने एक स्लोगन दिया था और स्लोगन का एक शब्द क्या था, मीका, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इस तरह का उन्होंने एक दिया था एक स्लोगन। उनका कहना था कि इस्लामिक रजीम को हटाइए और वहाँ पर जो ईरान की शासन था पुराने हिसाब से, एक वहाँ पर जो उनके पुराने के राजा के एक वंशज भी हैं, समय अमेरिका में शरण लिए हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो फिर से राजा बने वहाँ की ईरान की और पुराने हिसाब से शासन चले वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर माहौल बना हुआ है। फिलहाल ईरान पर अटैक कर दिया गया है यूएसए और इसराइल की तरफ से। तो दोस्तों इस युद्ध के हमने मुख्य कारण देख लिए हैं कि ईरान क्या चाहता है, इसराइल क्या चाहता है और यूएसए क्या चाहता है। शायद आप समझ चुके होंगे इन चीज़ों को कि इसराइल और यूएसए चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर कंट्री ना बने, और एक दूसरा लॉन्ग टर्म का खेल वहाँ पर तेल का भी है जो जिस पर नज़र यूएसए की है। अगर वहाँ पर यूएसए के हिसाब से कोई सरकार चलेगी, यानी यूएसए की जो कठपुतली सरकार वहाँ पर होगी, वो उस तरीके से तेल से के लिए उनसे डील करेगी और सस्ते रेट में तेल खरीदेगी। एक तरह का वहाँ पर एक गेम ये भी है। और दूसरा इसराइल चाहता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का रोक दिया जाए, वो कभी भी न्यूक्लियर कंट्री ना बन पाए। दूसरी चीज़ वहाँ पर यूएसए और अमेरिका चाहते हैं कि वहाँ पर रजीम चेंज हो जाए, मतलब जो आयतुल्लाह खामनेई वहाँ पर सुप्रीम लीडर बनकर बैठे हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए और वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए, जिस तरह से आपने देखा होगा बांग्लादेश में हुआ था और नेपाल में हुआ था। तो इस तरह का वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट भी हुआ था हाल फिलहाल में, लेकिन प्रोटेस्ट सफल नहीं हो पाए थे और उसके बाद आप ईरान पर अटैक कर दिया गया अमेरिका के द्वारा और इसराइल के द्वारा। दोस्तों आप इसमें भारत के स्टैंड की बात करें तो आपको मालूम होगा कि भारत का स्टैंड क्या है। भारत का साफ साफ स्टैंड यही है कि आप लोग शांति से बातचीत करिए और अपने आप को उसको माहौल को शांत करिए, निपटाइए, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से निपटाइए। अगर बात वहाँ पर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई समझौते की बात है तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसका बीच का रास्ता निकाला जाए। इस तरह से समझना होगा ईरान को और यूएसए को और इसराइल को भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।